आजकल ना मिडिल ईस्ट से बड़े ही अजीब और कंफ्यूजिंग सिग्नल आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका कहता है कि हम सीज फायर करने जा रहे हैं और फिर वही कहता है कि हम तो जंग जीत रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है। और इन सबके बीच भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई सिचुएशन लंबे समय तक खराब रह सकती है। तो समझ नहीं आ रहा कि इन सब बयानों के पीछे आखिर चल क्या रहा है। चलिए कोशिश करते हैं इन सिग्नल्स के पीछे छिपे असली मतलब को समझने की। जरा सोचिए, कुवैत की सरकार अचानक अपने लोगों को ये क्यों सिखा रही है कि अगर पड़ोस से रेडिएशन लीक हो जाए तो खुद को कैसे बचाना है। ये कैसा डर है और ये कैसा आश्वासन है। असल में यही वो एक बयान है जो एक बड़ी पहेली की तरह है जिसे हमें आज सुलझाना है। सवाल बिल्कुल सीधा है। कोई भी देश अपने लोगों को रेडिएशन लीक के बारे में पब्लिक वार्निंग क्यों देगा? क्या उन्हें कुछ ऐसा पता चल गया है जो बाकी दुनिया को नहीं मालूम? क्या पर्दे के पीछे कुछ इतना बड़ा हो रहा है जिसकी वजह से एक पूरे देश को न्यूक्लियर रेडिएशन के लिए तैयार किया जा रहा है? तो चलिए इस पूरी उलझन की परतें एक एक करके खोलना शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जो अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं ये हमें किस दिशा में ले जाते हैं। देखिए, इन बयानों में कोई तालमेल ही नहीं है। अमेरिका खुद ही सीज फायर का ऐलान कर रहा है जिसे ईरान मान ही नहीं रहा। अमेरिका अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन टेंशन तो लगातार बढ़ रही है। और दुनिया भर के नेता कह रहे हैं कि मामला लंबा खिंच सकता है। तो फिर सच क्या है? सूत्र का विश्लेषण ये बताता है कि ये सारी जो अजीब घटनाएं हो रही हैं ना, ये एक बहुत ही गहरे अनकहे डर की तरफ इशारा कर रही हैं। एक ऐसा डर जिसे कोई भी खुलकर मानना नहीं चाहता। देखिए, ये डर दो तरह की न्यूक्लियर घटना का है। पहला तो ये कि कोई देश दूसरे देश पर सीधा न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर ले, और दूसरा जो शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक है वो ये कि कोई देश नॉर्मल बमों से किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के फैसिलिटी पर हमला कर दे। अब सोचिए, बम तो न्यूक्लियर नहीं होगा, लेकिन उसका नतीजा एक बहुत ही भयानक रेडिएशन लीक हो सकता है। और ये सिर्फ कोई काल्पनिक डर नहीं है। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO जैसी ग्लोबल संस्था ये कहती है कि हमें वॉर जोन्स में ऐसी घटनाओं के लिए तैयार रहना पड़ता है, तो ये इस खतरे की गंभीरता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अच्छा, अब इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें इजराइल और ईरान के बीच जो लंबे समय से टेंशन चल रही है उसे समझना होगा, खासकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। कई सालों से इजराइल के नेता, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू, यूएन के बड़े से बड़े मंच से दुनिया को चेतावनी देते आ रहे हैं। वो तस्वीरें दिखाते हैं, ये दावा करते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने से सिर्फ 90% दूर है। और तो और वो उन खुफिया जगहों के नक्शे तक दिखा चुके हैं जहां ये काम चल रहा है। सूत्र के मुताबिक इजरायली नजरिया एकदम साफ है। वो ईरान को सिर्फ एक पॉलिटिकल दुश्मन नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक अभिशाप के तौर पर देखते हैं। ये शब्द ही दिखाता है कि उनके लिए ये मुद्दा कितना बड़ा और अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, ये तो हुई रीजनल टेंशन की बात, पर इसका अमेरिकी विदेश नीति पर कैसे असर पड़ता है? सूत्र के मुताबिक इसकी एक पूरी चेन है। ये विश्लेषण एक सीधी सीधी चेन बताता है। अमेरिका में AIPAC जैसी पावरफुल प्रो इजराइल लॉबियां प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सपोर्ट करती हैं। जब उनका कैंडिडेट जीत जाता है तो उस पर जबरदस्त दबाव बनाया जाता है कि वो ईरान के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि ईरान को इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। और इस सारे पॉलिटिकल प्रेशर का नतीजा क्या होता है? सूत्र के मुताबिक एक सीधा मिलिट्री एक्शन। अमेरिका अपने सबसे एडवांस्ड B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके ईरान की उन जगहों को निशाना बनाता है जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम चलने का शक होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने जो पलटवार किया वो इतना तगड़ा और इतने बड़े पैमाने पर था कि अमेरिका खुद एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंस गया। ईरान ने एक एक करके अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करना शुरू किया। पहला हमला हुआ सऊदी अरब में अमेरिकी एम्बेसी पर ड्रोन्स के जरिए। फिर इजराइल के तेल अवीव में अमेरिकी एम्बेसी पर मिसाइलें दागी गई, ये दिखाने के लिए कि ईरान की पहुंच कहां तक है। और हमले सिर्फ अमेरिकी डिप्लोमेटिक ठिकानों तक ही सीमित नहीं रहे। इजराइल के हाइफा जैसे बड़े शहरों पर भी अटैक हुए। और सबसे बड़ी जवाबी कार्रवाई तब हुई जब ईरान ने अमेरिकी नेवी की शान एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया। ये अमेरिकी मिलिट्री पावर को एक सीधी चुनौती थी। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ अमेरिका की ऑफिशियल कहानी है कि सब कंट्रोल में है, हम जीत रहे हैं, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत है जहां ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। इस विरोधाभास ने अमेरिका को एक बहुत ही अजीब दुविधा में डाल दिया है। अब हम इस विश्लेषण के उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां दांव बहुत ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं और रिस्क
इतना बड़ा है कि वो विनाशकारी हो सकता है। इस विश्लेषण का सबसे खतरनाक पहलू यही है, ईरान धीरे धीरे उस सिचुएशन में पहुंच रहा है जहां उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और जब कोई देश इस मानसिकता में आ जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और खतरनाक हो जाता है। और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रेडिएशन लीक का खतरा सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है। ये पूरा का पूरा इलाका, इजराइल, यूएई, टर्की, मिस्र, इन सब के पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। मतलब ये पूरा इलाका एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान के अंदर फोर्दो, नतांज और इस्फहान जैसी जानी मानी न्यूक्लियर साइट्स हैं। इनमें से किसी पर भी हमला, भले ही वो नॉर्मल बमों से ही क्यों न किया जाए, एक बहुत बड़ी तबाही ला सकता है, जिसका रेडिएशन पूरे रीजन में फैल सकता है। तो आखिर में सबसे बड़ा और अहम सवाल यही बचता है, इस नाजुक संतुलन में जहां हर देश के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, अगर एक भी गलती होती है, एक भी निशाना चूकता है या फिर जानबूझकर किसी न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया जाता है, तो क्या होगा? अगर एक डोमिनो गिरता है तो क्या पूरा का पूरा इलाका उसके साथ ढह जाएगा?